चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12th इकोनॉमिक्स। टॉपिक है हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। हम सभी जानते हैं कि लगभग 200 सालों तक अंग्रेज़ों ने भारतवर्ष पर राज किया। एक बहुत बड़ा उपनिवेशिक जो देश था अंग्रेज़ों के लिए वो भारत रहा। इसमें हम पढ़ेंगे कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल। और अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का हर तरीके से शोषण किया गया एक उपनिवेश के रूप में। तो फर्स्ट इसके अंदर जो हमने डिस्कस करना है वो टॉपिक है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। जो हमारा कृषि क्षेत्र है उसका भी पूर्ण रूप से शोषण किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। एग्रीकल्चर सेक्टर में पहले जमींदारी प्रथा हुआ करती थी, यानी जमींदार वो व्यक्ति जिनको ओनर डिक्लेयर किया गया था उस ज़मीन का, और वो गवर्नमेंट को कुछ लैंड रिवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करते थे और वो लैंड रिवेन्यू देते थे। उसके बदले में कोई भी वो खेती कर सकते थे, यानी कि एक लगान दिया जाता था। और एक्चुअल में टीलर्स ऑफ द सोइल, जिसको हम फार्मर्स बोलते हैं, किसान बोलते हैं, वो एग्रीकल्चर लैंड पर खेती करते थे और वो कमाकर खेती करके फसल उगाकर जमींदारों को दे देते थे। एक थोड़ा सा अमाउंट ना के बराबर उनको दिया जाता था किसानों को। इतना कम होता था कि वो अपनी जीविका भी सही तरीके से नहीं चला सकते थे। उनके पास 2 वक्त की सही तरीके से रोटी नहीं थी। इन्वेस्टमेंट उस ज़मीन के ऊपर करने की बात तो दूर ही है। और ज़मींदारों की बात करें, वह जो भी रिवेन्यू फसल से होती थी उनको वो अपनी लाइफ को लग्जरी बनाने के लिए, फैसिलिटीज़ देने के लिए उस पर खर्च करते थे। एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए ज़मींदारों ने भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। सेकंड पार्ट, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर का देख लीजिए। जो ब्रिटिश रूल था, अंग्रेज़ हमारे यहाँ शासन करते थे, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी उन्होंने शोषण किया। आज़ादी के बाद भी और आज़ादी से पहले भी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इंडिया का, वो हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस था। और जो हमारा हैंडीक्राफ्ट था, यानी कि इसमें हम आइटम शामिल करते थे हथकरघा, हाथ से बनाई जाने वाली वस्तुएं, कालीन इत्यादि, तो वर्ल्ड वाइड फेमस थी इसकी वैरायटी और क्वालिटी। इसकी फॉरेन डिमांड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो ब्रिटिश रूल के दौरान अंग्रेज़ों ने इसकी जो फॉरेन डिमांड थी हमारे हैंडीक्राफ्ट की, उसको लगभग डिस्ट्रॉयड कर दिया था। कैसे? हैवी ड्यूटी लगा के एक्सपोर्ट पर। और जो हमारा डोमेस्टिक डिमांड थी हैंडीक्राफ्ट की, इंडियन हैंडीक्राफ्ट की, वो भी अंग्रेज़ों के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दी गई थी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करके। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी शोषण किया गया। अब बात करें थर्ड नंबर, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जो
दो देशों और दो देशों से ज़्यादा के बीच में होता है। तो ब्रिटिश रूल के दौरान उसको भी एक्सप्लॉइट कर दिया गया डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगाकर, यानी कि एक्सपोर्ट ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी अलग अलग तरीके से लगाई जाती थी अंग्रेज़ों के द्वारा। यदि ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल कर दिया गया और जो हमारा एक्सपोर्ट किया जाता था ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट, जिस पर कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाती थी, ब्रिटेन को किया जाता था और ब्रिटेन को ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट से वो लगभग फ्री मिलता था। बहुत कम रेट ब्रिटेन के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको पे करनी होती थी। और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की बात करें, जब हम इंपोर्ट करते थे उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगाई ताकि देश की डेवलपमेंट हो, देश को ड्यूटी मिले, इंपोर्ट ड्यूटी मिले। तो गवर्नमेंट जो समय ब्रिटिश रूल था उन्होंने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर दिया। तो इसकी वजह से भी हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड था, इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड, वो बिल्कुल ही स्पॉइल हो गया था। तो ये था हमारा कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी उसकी फीचर्स क्या थी, यानी कि देयर आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट, स्टैग्नेंट, इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी मतलब हमारी जो इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट थी वो बिल्कुल स्टैग्नेंट थी, स्थिर थी, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई गति, ग्रोथ या डेवलपमेंट या एक बदलाव या उसका इंक्रीमेंट या इंक्रीज़ उसके अंदर कोई भी शो नहीं हो रहा था एट द टाइम ऑफ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारी लो पर कैपिटा इनकम थी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडियन कंट्री की बात कर ली जाए तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ना के बराबर था, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर रही थी। सेकंड नंबर पे बैकवर्ड इकोनॉमी। हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो बैकवर्ड थी, बैकवर्ड एट द टाइम ऑफ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बैकवर्ड इन द सेंस लो पर कैपिटा इनकम। हमारी जो प्रति व्यक्ति आय थी वो बिल्कुल कम थी, यानी कि 1947-48 के दौरान हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी इंडियन इकोनॉमी की 230 रुपीज़, ओनली 230 रुपये एक व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम थी। अधिकतर जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल गरीब थी, उनके पास भोजन नहीं था, कोई रोज़गार नहीं था। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बैकवर्ड इकोनॉमी थी इंडिया की। नंबर 3, एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। कृषि क्षेत्र की बात कर लीजिए, कृषि क्षेत्र भी लगभग बैकवर्डनेस था, यानी कि वहाँ भी डेवलपमेंट नहीं थी। लेकिन एट द टाइम ऑफ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें तो मैक्सिमम पॉपुलेशन, यानी कि नियर अबाउट 72% पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंड थी, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी। और जो जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में एक एग्रीकल्चर का जो रोल था ओनली 50% था, यानी कि मैक्सिमम पॉपुलेशन डिपेंड करती थी रोज़गार के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर पे, लेकिन जीडीपी में उसका रोल ओनली 50% था। आउटपुट प्रोडक्शन की बात कर लीजिए तो बिल्कुल लो प्रोडक्शन उन दिनों होता था
टेक्निक्स हमारे पास नहीं थी, फर्टिलाइज़र्स हमारे पास नहीं थे, पेस्टिसाइड्स हमारे पास नहीं थे, इसलिए एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस थी। 4th नंबर पे इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र हमारा बेसिक सा औद्योगिक क्षेत्र था, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो हमारा था। कोई हैवी इंडस्ट्री हमारे पास नहीं थी। हमारे यहाँ प्रोडक्शंस लो प्रोडक्शन होता था, बड़ी बड़ी मशीन्स हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं होता था। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ या कोटेड इंडस्ट्रीज़ भी लगभग बंद हो चुकी थी। हमारे पास इंडस्ट्रियल्स को ग्रो करने के लिए तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कैपिटल्स की नीड थी, कैपिटल गुड्स की नीड थी, जिसके लिए हमें डिपेंड होना पड़ता था ब्रिटेन के ऊपर। वहाँ से कैपिटल गुड्स, मशीनरीज वगैरह हम इंपोर्ट कर सकते थे। तो इसकी वजह से भी इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस रही हमारी एट द टाइम ऑफ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। 5th नंबर पे रैम्पेंट पॉवर्टी। हमारे देश में गरीबी, अनियंत्रित गरीबी थी। बहुत ज़्यादा लोग, मैक्सिमम पॉपुलेशन गरीब थे। उनके पास ना घर था रहने के लिए, ना क्या खाने के लिए किसी प्रकार का फूड था। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन गरीब थी। 6 नंबर की बात कर लीजिए, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा जो ढांचा था, डेवलपमेंट से संबंधित ढांचा, इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिल्कुल ना के बराबर था। ना हमारे पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, ना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे। पावर एनर्जी सेक्टर में भी हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे थे, इसलिए हमारा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था। 7 डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट। यानी कि हम कैपिटल गुड्स के लिए, मशीनरी के लिए, अदर इक्विपमेंट्स के लिए इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड थे। फॉरेन इंपोर्ट की हमें नीड थी यदि हम ग्रोथ करना चाहे, लेकिन ब्रिटिश रूल के दौरान इस चीज़ की परमिशन नहीं थी। सिर्फ वही चीज़ इंपोर्ट कर सकते थे जो ब्रिटेन में अवेलेबल थी या ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी वो गांव में रहती थी। यदि 1948 की बात करें तो ओनली 14% पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहती थी, रेस्ट ऑफ द 86% गांव में रहती थी। तो इसलिए भी पावर्टी, इसका एक रीज़न भी कहीं ना कहीं पावर्टी था। नेक्स्ट, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी मीन्स अर्ध सामंती प्रथा। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो ना तो सामंती थी और ना पूंजीवादी थी, यानी कि वो मिक्सचर इकोनॉमी थी, जिसको हम सेमी फ्यूडल इकोनॉमी बोलते हैं। तो ये था हमारी फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स एट द टाइम ऑफ या ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी।